हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक मटेरियल। आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल कैसे है, मतलब उसको कैसे प्रूव करा गया कि हमारा डीएनए जो है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि हमारी प्रोटीन्स और आरएनए भी वहीं पे तो कंपटीशन में, पर डीएनए को ही क्यों चूज़ करा एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो वो चीज़ आज हम लोग स्टडी करेंगे जाके। तो देखो, कुछ हमारे फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइट है, जो हमारा बॉडी टेक्सचर है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे जीन्स पे, हमारे डीएनए पे, क्योंकि हमारे जेनेटिक फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और ये हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए। तो देखो, जैसे कोई फादर मदर है, उनकी हाइट डबल 6 फीट है, तो उनके जो बच्चा है, जो उनका सन है, उसकी एवरेज हाइट भी लगभग 6 फीट के अप्रॉक्स ही होगी जाके, अगर हम लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसको देखें तो। नाउ अब हम लोग देखेंगे जाके कि जो हमारा डीएनए है उसको ही कैसे चूज़ करा जाके इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, कि हमारा डीएनए ही कैसे जेनेटिक मटेरियल है। उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे और काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट को वर्क करे जाते थे। तो वही चीज़ अब हम देखेंगे जाके, वही जो एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे बाई वेरियस साइंटिस्ट, और इन्होंने प्रूव करा कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जबकि प्रोटीन, जिसको सबसे पहले लोग मानते थे कि हाँ प्रोटीन ही होगा, क्योंकि प्रोटीन ही काफ़ी ज़्यादा हमारी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो रहा था सभी सेल्स में। तो देखो, इन 1944 में क्या था, 3 साइंटिस्ट आए। कौन कौन से? एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टनी। जो ये 3 साइंटिस्ट है, उन्होंने पहली बार एविडेंस दिया था कि जो हमारा डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा जाके। तो ये जो फर्स्ट एविडेंस उन्होंने दिया था इन 3 साइंटिस्ट ने कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और वो किस बेसिस पे दिया था हम वो चीज़ भी देखेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जो ये बैक्टीरिया है वो निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया उसके 2 स्ट्रेन प्रेजेंट था। एक तो हमारा नॉन विरुलेंट स्ट्रेन प्रेजेंट था, और ये जो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है ये हमारा कोई भी डिसीज़ नहीं करता है, डिसीज़ करने की कैपेसिटी इसके पास नहीं है। बट जो दूसरा जो हमारा स्ट्रेन है वो हमारा विरुलेंट स्ट्रेन है, और ये हमारा डिसीज़ कॉजिंग स्ट्रेन है, ये हमारा डिसीज़ करता है, काफ़ी ज़्यादा विरुलेंट है, ठीक है। तो होता क्या है, इन्होंने ये जो 3 साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या करा, ये जो विरुलेंट स्ट्रेन है उसका डीएनए निकाला, एक्सट्रैक्ट करा, आइसोलेट करा जाके इसके डीएनए को, जो विरुलेंट स्ट्रेन वाला था, और उसको करा गया जो हमारा नॉन विरुलेंट वाला जो स्ट्रेन था, उस बैक्टीरिया में इन्होंने जो हमारा विरुलेंट वाला स्ट्रेन का डीएनए था उसको डाल दिया जाके। तो हुआ क्या, फिर ये जो डीएनए था वो उसमें इंटीग्रेट हुआ होगा जाके। तो रिजल्ट क्या आया जाके कि जो हमारा नॉन विरुलेंट स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था वो बाद में देखा गया कि वो विरुलेंट हो गया और वो डिसीज़ कॉजिंग हो गया जाके। तो इससे ही इन्होंने ये कंक्लूड कर दिया जाके कि हाँ डीएनए था जिन्होंने हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो विरुलेंसी वाली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, उसको कैरी करा फ्रॉम विरुलेंट टू द नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया। बट अभी भी कुछ साइंटिस्ट है जो ये मानने के तैयार नहीं थे कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब उन्होंने क्यों नहीं माना इस बात को, क्योंकि जो हमारा डीएनए था वो हमारा उस टाइम वो प्योर फॉर्म में नहीं उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला ये हमारा इम्प्योर डीएनए है। अब उन्होंने ये क्यों बोला, क्योंकि हमारा जो इम्प्योर डीएनए है उसका मतलब है कि उसमें डीएनए तो है बट साथ में कुछ प्रोटीन भी लगी हुई है। प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल जैसे हिस्टोन उसमें अटैच्ड है, तो इसीलिए बोला उन्होंने कि प्रोटीन जो हिस्टोन है वो क्या पता जेनेटिक मटेरियल हो, पर तुमको लग रहा है कि डीएनए है, पर ऐसा नहीं था। अब उन्होंने जो ये 3 साइंटिस्ट है उन्होंने इसको थोड़ा प्रूव करने की ट्राई भी करा। उन्होंने क्या करा, इसको जो इम्प्योर डीएनए था उसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के साथ ट्रीट करा था, जिससे कि बाद में देखा कि हाँ डीएनए ही बचा है और वही कैरी कर रहा है, क्योंकि प्रोटीन तो ख़त्म हो गई बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 साइंटिस्ट, उसके बाद 2 और साइंटिस्ट आए। एक तो अल्फ्रेड हर्शी थे और दूसरे थे हमारे मार्था चेज़। इन्होंने अपनी जो स्टडी की थी वो 1952 में की थी, और इन्होंने अपनी स्टडी के लिए यूज़ करा था एक बैक्टीरियोफेज।
अब देखो बैक्टीरियोफेज क्या होता है। हमारा जो बैक्टीरियोफेज होता है वो वायरस होता है, और ये वो वायरसेस होते हैं जो कि हमारा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो दीज आर दोज वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या करा, टीटो बैक्टीरियोफेज को लिया जाके, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो इन्होंने ये जो टीटो बैक्टीरियोफेज है उसको दो अलग अलग मीडियम्स में कल्चर करा जाके। एक तो इन्होंने सल्फर कंटेनिंग मीडियम लिया जाके, जिसमें कि रेडियो लेवल्ड सल्फर 35 प्रेजेंट था, ठीक है। और दूसरी साइड में इन्होंने एक दूसरा कल्चर मीडियम लिया जाता है जिसमें कि फॉस्फोरस था, उसमें रेडियो लेवल्ड फॉस्फोरस 32 काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट था। उसके बाद जब इन्होंने इन दोनों को अलग अलग मीडियम में ग्रो कर लिया, एक फिर बैक्टीरिया लिया जाके। अब इन्होंने क्या करा, जो ई कोलाई बैक्टीरिया इन्होंने लिया था उसको फिर इन्होंने ये जो टीटो बैक्टीरियोफेज अलग अलग मीडियम में फॉस्फोरस और सल्फर वाले में थे, इन्होंने उस बैक्टीरिया जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसको इन्फेक्ट कराया जाके बाई दीज टू बैक्टीरियोफेज, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। तो जब इन्फेक्ट करा दिया जाके उसके बाद फिर उन्होंने इन्फेक्शन हो गया पहली प्रोसेस। अब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, मीन्स पहले तो ब्लेंडिंग कराई फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ, इन्होंने जो एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगल, जो होगी सेपरेट कर देगी जाके हमारे डिफरेंट कंटेंट को, मतलब इसमें बैक्टीरिया है और बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, हमारे दोनों कंटेंट है। तो ये सेपरेट कर देगी जाके इन दोनों को ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो हमें पता है देखो कि जो बैक्टीरिया है वो इन कंपैरिजन तो बैक्टीरियोफेज मोर डेंसर होगा जाते हैं। तो मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो हमारा नीचे आ जाएगा, जबकि हमारा जो बैक्टीरियोफेज है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। इसीलिए जो हम बैक्टीरियोफेज है उसको बोलते हैं सुपर न्यूट्रिएंट, मतलब वो ऊपर रह रहा है। तो देखो ये जैसे कि हमने एक कंटेनर बनाया, अब ये जो कंटेनर है उसमें हमने जो रिजल्टेंट बाकी सब आया था, मिक्सचर जो बाद में आया उसको रखो। देखो ये जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया है, और ये जो ब्लैक कलर वाला है वो हमारा है बैक्टीरियोफेज। तो देखो ये जो बैक्टीरियोफेज है वो हमारा सुपर न्यूट्रिएंट है क्योंकि ये ऊपर प्रेजेंट है, जबकि जो नीचे वाला हमारा ब्लू कलर का है ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो है उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड पैलेट, ठीक है। तो ये जो पैलेट है बाद में फिर इसके ऊपर इन्होंने स्टडी करी, जो अल्फ्रेड हर्शी थे और मार्था चेज, उन्होंने ये बताया कि जो बैक्टीरिया है उसमें क्या है कि वो इन्फेक्टेड है बाय द बैक्टीरियोफेजेस। और कौन से बैक्टीरियोफेजेस के द्वारा इन्फेक्टेड है, जिसमें कि रेडियो लेवल्ड P32 प्रेजेंट है, मतलब जिसमें कि रेडियो लेवल्ड फॉस्फोरस प्रेजेंट है, ना कि उनके द्वारा जिसमें कि रेडियो लेवल्ड S35 प्रेजेंट है। अब ऐसा ही क्यों, देखो तो मतलब कि हमारा जो DNA था वो इंटीग्रेट हो रहा जाके था P32 वाला विद द बैक्टीरिया के साथ में, बट S35 वाला नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि देखो जो सल्फ़र होता है वो हमारा एक प्रोटीन का कंपोनेंट है, मतलब प्रोटीन में सल्फ़र काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब प्रोटीन हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन में, DNA में तो प्रेजेंट होता नहीं है। तो इसीलिए जब सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा जाके और वहाँ पे सल्फ़र प्रेजेंट है, तो सल्फ़र वहाँ पे अटैच हो रहा जाके सेल मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस में तो हो नहीं रहा। तो इसे इन्फेक्शन जब होगा जाके तब वो DNA इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा अपना बैक्टीरिया के साथ में, इसीलिए वो सुपर न्यूट्रिएंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा जाके। जबकि फॉस्फोरस है वो हमारा DNA मतलब न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है। हमने पढ़ा था ना पिछले वाले अपने जो टॉपिक से, उसमें कि जो न्यूक्लिक एसिड थे वो न्यूक्लियोटाइड से बने थे। अब जो न्यूक्लियोटाइड थे उसमें एक कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट था जो कि H3PO4 से आ रहा था, फॉस्फोरिक एसिड से, जिसको हम लोग फॉस्फेट कह रहे थे, फॉस्फेट ग्रुप। तो यही फॉस्फेट जो ग्रुप था वो हमारा न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है, मतलब DNA में प्रेजेंट है, और DNA के साथ में इंटीग्रेट करेगा जाके, बैक्टीरियल DNA के साथ में इंटीग्रेट करेगा जाके और उसको इन्फेक्ट कर देगा जाके। इसीलिए वहाँ पे हमारा रेडियो लेवल्ड DNA दिखाई देगा जाके P32। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया कि मतलब DNA ही है कि वो जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है जाके, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म था। उसके बाद ये कंफर्म हो गया था कि DNA हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक देखेंगे, चलो फिर, कि DNA रेप्लिकेशन क्या होता है। देखो DNA रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है।
क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट होगा जाके तभी तो नया डीएनए बनेगा जाके, और जितना ज़्यादा डीएनए बनेगा जाके फिर प्रोटीन्स भी बननी है, तो अलग अलग टाइप की प्रोटीन भी बनेगी जाके, मतलब चल के फंक्शन चलते रहेंगे जाके, तो डीएनए रेप्लिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। अब देखो फीचर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होते हैं, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे जाके। पहला तो हमारा फीचर है कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी डिसकॉन्टिन्यूस या सेमी कॉन्टिन्यूस होता है। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, तो कोई नहीं। तो जो हमारा ये सेमी कॉन्टिन्यूस और ये सेमी डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि सपोज पर मैंने एक डीएनए बनाया, जैसे कि यहाँ पे ये पहला स्ट्रैंड हो गया डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हो गया जाके, तो देखो एक ये 6' हो गया जाके तो 5' और दूसरा वाला हमारा कहाँ से हो गया जाके 5' तो 3'। अब हमारे सेमी कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो हमारा नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनेगा डीएनए का, वो तो कॉन्टिन्यूस होगा जाके, जबकि दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस होगा जाके। तो वही देखना पड़ेगा। जैसे ये मैंने एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाया जाके, इसमें एक ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। अब क्या होगा जाके, हम लोग इस पर ट्राई करते हैं कि हम लोग जो नया न्यू डीएनए है, जो डॉटर डीएनए है, उसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो मैंने इसकी लंबी कर दी। तो सबसे पहले होता क्या है, हमारा जो डीएनए है वो खुलता है जाके, जैसे मैंने नीचे खोला जाके, लास्ट में कॉइलिंग ख़त्म हो गई है। उसके बाद ये दो टाइप के स्टैंड होते हैं। एक तो पहला हमने देखा कि कॉन्टिन्यूस है, कोई भी उसमें बीच में ब्रेक नहीं है, बट दूसरा वाला डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ये हमारा ये वाला डिसकॉन्टिन्यूस है, और ये वाला देखो ये हमारा कॉन्टिन्यूस स्टैंड है, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। तो देखो एक कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब सेमी कॉन्टिन्यूस है या सेमी डिसकॉन्टिन्यूस है, जो भी कहना चाहो। तो यही था हमारा पहला वाला फीचर इसका। अब दूसरा फीचर भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो नॉर्मल रेप्लिकेशन नहीं है, वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, इसके लिए देखो एक्सपेरिमेंट्स करे थे मेसेल्सन और स्टाल ने, वो एक्सपेरिमेंट लोग पूरा लेट देखेंगे जाके। पर यहाँ पे देखो, जैसे ये मैंने डीएनए मॉलिक्यूल बनाया जाके, अब होगा क्या जाके, ये जब रेप्लिकेट होगा जाके डीएनए मॉलिक्यूल, तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे जाके। तो ये अलग अलग हो गए जाके, यहाँ पे इनमें जो फॉल बनना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद फिर एक हमारा ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है और एक डिसकॉन्टिन्यूस बन रहा है, ठीक है। अब ये देखो कि एक हमारे स्ट्रैंड जो पेरेंट वाला स्ट्रैंड था उस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि वो वाला जो पेरेंट स्ट्रैंड है ये, उसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बन रहा है जाके डीएनए का, जो कि रेड वाला है, और ये पेरेंट वाला हमारा ब्लू वाला है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा देखो, ये ब्लू वाला हमारा पेरेंट है और जो नया वाला है रेड वाला वो डॉटर स्ट्रैंड है, ठीक है। तो मतलब एक हमारा पेरेंट वाला रह रहा है डीएनए मॉलिक्यूल में, और एक हमारा नया आ रहा है डॉटर वाला जो रेड कलर का है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही पूरा ख़त्म हो रहा है पुराना वाला भी रह रहा है और नया वाला भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कॉन्जर्वेटिव है, ये जो पेरेंट भी है और साथ में यहाँ पे डॉटर भी है, तो यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको हम लोग सेमी कॉन्जर्वेटिव कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि ये सेमी कॉन्जर्वेटिव है, वही कि एक पेरेंट भी है एक डॉटर भी है, मतलब कोई भी स्ट्रैंड ना ही पुराना ना ही नया, कोई भी ख़त्म नहीं हो रहा, दोनों साथ साथ प्रेजेंट हो रहे जाके। तो ठीक है, ये भी अब हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखेंगे जाके आगे की प्रोसेस कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है और ये कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले ये जानो कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेल साइकिल में, जो एस फेज ऑफ द सेल साइकिल होती है वहाँ पे स्टार्ट होता है जाके। उस फेज़ के टाइम पे हमारा जो डीएनए है ऑफ द सेल रेप्लिकेट करता है जाके है। अब सेल साइकिल तो हम लोग बाद में देखेंगे जाके, पहले देखते जाके कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन द सेल साइकिल इन द डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखो देयर आर 3 स्टेप्स इन द डीएनए रेप्लिकेशन। पहला तो स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा हमारा स्टेप है इलोंगेशन, और तीसरा हमारा है टर्मिनेशन। तो इन तीनों में से भी सबसे पहले हम लोग देखते जाके कि ये डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन कैसे होता है, कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है वो इनिशिएट कैसे होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक डीएनए ही बना लेते हैं, डीएनए का मॉलिक्यूल पूरा। तो देखो ये मैंने पहला स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बनाया जाके, ठीक है।
अब ऐसे ही हमने ये दूसरा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बना लिया जाके। अब होगा क्या जाके, ये पहला डीएनए मॉलिक्यूल बन गया जाके, तो देखो डीएनए जब मॉलिक्यूल बन गया जाके अगर रेप्लिकेट होना है तो हम लोग को इसको अलग अलग करना पड़ेगा जाके, ये दोनों स्ट्रैंड्स को। सपोज करो एक रस्सी है, तो रस्सी को खींच के, मतलब रस्सी में काफ़ी सारी लिपटी हुई एक दो पतली पतली और रस्सियाँ होती है ना, तो उन सभी को तुम्हें अलग करना पड़ेगा जाके। अब वो अलग कहाँ से करोगे जाके, ये वो रेप्लिकेशन तुम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से करोगे जाके, मतलब जो उसको खोलना स्टार्ट करोगे जाके वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से करोगे जाके। और ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो हमारा एटी रिच रीजन होता है। अब एटी क्या है, वही एडेनिन और थाइमिन, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना इन दोनों के बीच में, जबकि हमारा साइटोसिन और ग्वानिन में तीन तीन प्रेजेंट थे। तो इसीलिए एटी रिच रीजन में क्यों स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट, मतलब कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन कंपेरिजन टू साइटोसिन एंड ग्वानिन के कंपैरिजन में देखा जाए वहाँ पे तीन थे। तो इसको आराम से तोड़ सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो जाके। तो देखो जब इसको तोड़ोगे जाके तो उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ प्रोटीन ज़रूरत होंगी जाके, जो कि हमारे कहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन पे जुड़ेंगे जाके और आप बताएंगे जाके हाँ अब एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। तो देखो एक हमारी ये प्रोटीन है जिसका नाम है DNA। ये जो प्रोटीन है वो हमारे रेप्लिकेटर, जो मतलब ओरिजिन और रेप्लिकेशन है वहाँ पे बाइंड होती जाके है, उस सीक्वेंस पे बाइंड होती जाके है और हमारी इनिशिएशन कराती जाके डीएनए रेप्लिकेशन की। ठीक है, अब ये देखो डीएनए ए तो प्रोकैरियोटिक थी, बट यूकारियोट में भी इसके ही टाइप की, मतलब सिमिलर इसी के ही एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नाम है रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। अब ये भी हमारा यूकारियोट में रेप्लिकेशन करा रही है जाके। अब देखो मैंने यहाँ पे दो स्टैंड्स बना लिए जाके एक डीएनए मॉलिक्यूल के, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जाके कि ये जो स्टैंड्स हैं वो दोनों अलग अलग कैसे होते जाके। तो देखो यहाँ पे एक एंजाइम आती है जाके जिसका नाम है हेलिगेस। अब जो हेलिगेस है वो हमारी एटीपी पे डिपेंडेंट है। एटीपी पे डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो हेलिगेस है उसको एनर्जी चाहिए होगी जाके, ताकि वो ये जो दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैं उनको अलग अलग कर सके। मतलब वही जो जैसे रस्सी को खींचोगे जाके तुम उसको अलग अलग करने के लिए, तो ताकत तो लगेगी जाके ना, तो वही है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हेलिकेस लगा के, और वे जैसे यहाँ पे हेलिकेस लगा जाके तो वो इसको तोड़ना स्टार्ट करेगा जाके ऊपर साइड को, ठीक है। कोयलिंग ख़त्म करना ट्राई करेगा जाके, वैसे ही कोयलिंग ख़त्म करेगा जाके तो ये बना देगा जाके रेप्लिकेशन फॉर्क। ये वाई शेप का जो दिखाई दे रहा है ना उसको हम लोग बोलते हैं जाके रेप्लिकेशन फॉर्क। और इसी पर ही हमारा नया जो डीएनए है उसका सिंथेसिस स्टार्ट होगा जाके। ठीक है, ये देखो दो स्टैंड्स अलग अलग हो गए जाके, यहाँ पे कॉइलिंग है नहीं तो आराम से हो भी सकते जाके। बट देखो ये जो दो स्टैंड्स हो गए जाके वो अपने आप अलग अलग नहीं रह सकते ना, क्योंकि डीएनए काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए हमको ज़रूरत होती है जाके यहाँ पे प्रोटीन्स का, जैसे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP है, ये कुछ प्रोटीन्स हैं तो जो दोनों स्टैंड पे लग जाते जाके हैं जैसे ही वो अलग अलग होता जाके, और वो इनको क्या करता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जाके। क्योंकि हमें पता है डीएनए वैसे भी काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, तुम उसको जैसे भी तोड़ रहे जाके टेम्परेचर बढ़ा के नहीं 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, तो डीनेच्योर हो रहा है जाके, बट तुरंत ही रीनेच्योर भी हो रहा है जाके था फिर से। तो इसलिए इसको सेपरेट रखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते जाके, ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अब जैसे हम इसको लगा देंगे जाके तो ये फिर वापस अटैच होने का ट्राई नहीं करेगा जाके, ये जैसे खुला है डीएनए हेलिकेज को द्वारा वैसे ये खुला रहेगा जाके। तो अब हमने उसको जब अलग अलग कर लिया, अब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे जाके कि हम नया न्यूक्लियोटाइड लाएंगे जाके और नया पॉलीमर बनाएंगे जाके उसका। ये कौन कराता है जाके, डीएनए पॉलीमरेज। पर देखो डीएनए पॉलीमरेज फिर भी इनिशिएशन नहीं करा सकते जाके, क्योंकि इनिशिएशन कराने का काम है हमारे आरएनए प्राइमर का। जब आरएनए प्राइमर आएगा जाके, जो कि हमारे आरएनए प्राइमेज के द्वारा आएगा जाके, वो हमारा क्या कराएगा जाके इनिशिएट, कि सबसे पहले आरएनए प्राइमर लगेगा जाके, जो कि आरएनए प्राइमेज जो एंजाइम है वो हमारे सबसे पहले आरएनए प्राइमर लगाएगी जाके। अब जैसे ही आरएनए प्राइमर लग जाएगा जाके उसके बाद होता क्या, हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो फिर काम करना स्टार्ट करेगा जाके और आगे हमारा पूरा पॉलीमराइजेशन कर देगा जाके। तो पहले नंबरिंग कर लेते देखो, ये 3' to 5' हो गया जाके, और ये हमारा 5 to 3', ये दो स्टैंड्स हो गए जाके। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, वो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है
वो स्ट्रैंड जो हमारे डीएनए स्ट्रैंड है, जो पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है, उनको रीड करता जाके है ओनली इन द 3' to 5' डायरेक्शन। मतलब कि ये जैसे कि यहाँ पे हमारे 3' वाला स्ट्रैंड है, तो इसको इधर से रीड करेगा जाके, और वैसे ही जो हमारा दूसरा वाला स्ट्रैंड है उसको ऐसे रीड करेगा जाके, इस साइड से रीड करेगा जाके, ठीक है। इस साइड से रीड करेगा जाके, और उसी साइड से हमारा क्या नया स्टैंड जो है उसको बनवा देगा जाके। तो मतलब ये स्टैंड तो 5 to 3' ही बनवा रहा है जाके, और रीड क्या कर रहा है जाके इन द 3' to 5' डायरेक्शन है। मतलब कि जो पेरेंट डीएनए स्टैंड था उसके अपोजिट चल रहा है जाके, और अपोजिट चलेगा जाके तो अपोजिट स्टैंड बनाएगा जाके, अपोजिट स्टैंड बनाएगा जाके मतलब एंटी पैरेलल स्टैंड बनाएगा जाके। और पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स है वो दोनों अपोजिट थे एक दूसरे के, तो वैसे ही है। तो देखो सबसे पहले ये मैंने क्या करा, यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगा दिया जाके, जो कि प्राइमेज जो एंजाइम थी उसने लगाया जाके, ठीक है। अब जैसे ही हमने आरएनए प्राइमर लगा दिया जाके, तब क्या होगा, फिर हमारी दूसरी जो प्रोसेस है कौन सी, इलोंगेशन, वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इनिशिएशन तो ख़त्म हो गया आरएनए प्राइमर बनने के बाद ही। अब जो इलोंगेशन है वो डीएनए पॉलीमरेज करेगी जाके, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इलोंगेट तो कर ही सकती है जाके। तो डीएनए पॉलीमरेज को ज़रूरत होती है कुछ डीएनटीपी की। ये क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होते हैं, ये हमारे सबस्ट्रेट होते हैं जाके। सबस्ट्रेट मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ोगे तभी तो हमारा नया स्ट्रैंड बनेगा जाके डीएनए का। अब ये सबस्ट्रेट होते जाके साथ में हमारे एनर्जी भी प्रोवाइड करते जाके। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे जाके, देखो इसमें टी है, मतलब टीपी है, मतलब ट्राइफॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब जो 2 फॉस्फेट हैं इसके, वो क्या होते हैं, अलग होते हैं, और एक तुम्हारा अलग होता है देखो। जो 2 फॉस्फेट उनको छोड़ो, एक बच्चा जाके उसको मोनोफॉस्फेट कहते हैं जाके। जो मोनोफॉस्फेट है वो न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट हुआ, और जो 2 फॉस्फेट जिनको हम निकाल देंगे जाके बाद में, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जाके। और यही जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जाके 2 फॉस्फेट जब निकल गए, तब वो एनर्जी हमारी यूज होगी जाके, जिससे कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड बनवाएंगे जाके बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। कि एडेनिन को थाइमिन से जोड़ेंगे जाके, वहाँ पे हमें ज़रूरत हो रहा है जाके। साइटोसिन को ग्वानिन से जोड़ेंगे जाके, वहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगा जाके एनर्जी की, ताकि हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकें। अब देखो ये ब्लू कलर का जो मैं बना रहा हूँ, ये हमने नया स्टैंड बनाया जाके। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, ये हमने एक कॉन्टिन्यूस स्टैंड बनाया जाके इन द 3' to 5' डायरेक्शन में। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी हेलिकेज लगी है, अब हेलिकेज उस साइड में तोड़ी जा रही है, मतलब ये पीछे से चलता आ रहा है। अब देखो कोई बंदा आगे चल रहा है, तुम उसके पीछे चल रहा है, आराम से भाग सकते हो ना उसके पीछे पीछे, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इसको नेक्स्ट स्ट्रैंड को बनवाए जा रही है पीछे से, और उधर से हमारा हेलिकेज तोड़ता जा गया आगे से। अब ये दूसरा स्ट्रैंड देखो, ये जो हमारा 5 to 3' था उस पर उसने उधर से बनवाया जाके, तो इतना पूरा बनवा दिया जाके। अब सपोज करो हेलिकेज ने तोड़ दिया यहाँ तक, अब ये फिर से यहाँ तक बनवाएगा जाके। अब देखो फिर से हेलिकेज ऊपर आएगा, फिर से वहाँ से वहाँ तोड़ दिया जाके, तो यहाँ पे फिर से बनवाया जाके। मतलब ये काफ़ी डिसकॉन्टिन्यूस है ना, एक साथ नहीं बन पा रहा पूरा। जितना हेलिकेज तोड़ रहा है आगे बढ़ पा रहा है, फिर ये वापस आ रहा है, फिर आगे बढ़ पा रहा है वो, फिर से ये पीछे से वापस आ रहा है उसके पास। तो मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूस स्टैंड है, मतलब ये लैगिंग स्टैंड है। लैगिंग क्यों, क्योंकि ये लीडिंग स्टैंड जो दूसरा वाला कॉन्टिन्यूस था उससे पीछे चल रहा है, इसमें बीच बीच में ब्रेक आ रही हैं जाके। बट जो लीडिंग स्टैंड है या फिर कॉन्टिन्यूस स्टैंड है, उसमें ऐसा कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 स्टैंड बन रहे हैं, एक तो लैगिंग स्टैंड और एक लीडिंग स्टैंड। अब देखो जो लैगिंग स्टैंड है उसके बारे में हम लोग को जानते हैं कि लैगिंग स्टैंड देखो पूरा स्टैंड तो बन नहीं पाया जाके, क्योंकि बीच में ब्रेक आ रहे थे जाके। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर लैगिंग स्टैंड ही बनाया, लीडिंग नहीं बना रहा। तो देखो एक पेरेंट वाला ये ब्लैक कलर वाला है, और ये ब्लू कलर से मैंने बनाया जाके जो नया वाला डॉटर स्टैंड है, लैगिंग स्टैंड, वो बनाया जाके। तो इसमें देखो बीच बीच में ब्रेक आ रहे हैं जाके। अब ब्रेक को फिल करने के लिए हम लोग एक दूसरा एंजाइम यूज करते जाके, जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। तो देखो डीएनए लाइगेज क्या करते जाके, ये हमारा मॉलिक्यूलर ग्लू होता है जाके। ग्लू क्या होता है जाके, चिपका देना। तो ये हमारे जो स्टैंड अलग अलग थे उनको चिपका देगा जाके, जिससे कि हमारा टोटल एक फुल मतलब कंप्लीट डीएनए स्टैंड बन जाएगा जाके। जो लैगिंग स्टैंड था वो भी कंप्लीट हो गया जाके, तो मतलब कि दोनों स्टैंड अब कंप्लीट हो गए जाके। तो ऐसे ही हमारा पूरा जो रेप्लिकेशन वाला इलोंगेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही जाके थी। और जो हमारा सेगमेंट से, मतलब कि जो हमारा ये अलग अलग लैगिंग स्ट्रैंड बन रहता जाके, उनको हम लोग सेगमेंट्स कह रहे थे जाके।
इनको हम लोग कह रहे थे जाके ओकाजाकी सेगमेंट्स। ये भी याद रखना कि हमारे जो लैगिंग स्ट्रैंड के जो सेगमेंट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं जाके ओकाजाकी सेगमेंट्स। नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे जाके कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें कुछ अलग टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होती हैं, जबकि हमारे यूकारियोट्स में कुछ अलग टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होती हैं। तो पहले प्रोकैरियोट्स में देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। वैसे ही अगर यूकारियोट्स में देखेंगे जाके तो वहाँ पे 5 टाइप के होते हैं जाके। अगर देखें जाके जैसे डीएनए पॉलीमरेज इन द यूकारियोट्स आर ऑफ 5 टाइप्स। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, एक तो ये हो गया जाके, दूसरा होता है जाके डीएनए पॉलीमरेज बीटा, तीसरा होता है जाके डीएनए पॉलीमरेज गामा, चौथा होता है जाके डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, और पांचवा हमारा होता है जाके डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। जो हमारा ये दो हैं एप्सिलॉन और ये सिग्मा डेल्टा, ये दोनों हमारा यूकारियोट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि जो प्रोकारियोट्स है उसमें हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, थर्ड वाला है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोकारियोट्स हैं उसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 ही इलोंगेशन करा रहा था जाके, जबकि हमारा पॉलीमरेज इन द जो यूकारियोट है उसमें डेल्टा और जो हमारा एप्सिलॉन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा एक लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है जाके, एक लैगिंग स्ट्रैंड बनाता है जाके। बाकी ये जो बाकी सब बचे हुए हैं वो हमारे रिपेयर में हेल्प करते जाके, या फिर अगर माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सिंथेसिस कराना जाके हो तो वहाँ पे यूज होते हैं जाके। अब देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन था वो सेमी कंजर्वेटिव था, और मैंने बताया था उसको प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेसेल्सन और स्टॉल। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स करे थे कि वो प्रूव कर सके कि डीएनए हमारा सेमी कंजर्वेटिव है। तो इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम था ई कोलाई बैक्टीरिया। तो इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को अलग अलग मीडियम्स में ग्रो करा जाके। सबसे पहले तो इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और उसको उठा के रख दिया जाके नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम में। अब ये कौन सा नाइट्रोजन था? सिंपल नाइट्रोजन, नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं था ये नाइट्रोजन था हैवी नाइट्रोजन। हैवी नाइट्रोजन का मतलब क्या कि ये जो N15 वाला नाइट्रोजन था, ये आइसोमर है नाइट्रोजन का जिसमें कि 15 है, ठीक है, ये हैवी नाइट्रोजन है। अब उसमें रखा जाके उसके बाद क्या हुआ, फिर आगे की जो जनरेशन आई रेप्लिकेशन के लिए उसको इन्होंने N14 वाले मीडियम में ग्रो करा। तो हम लोग इसको इधर देखते हैं। पहले तो सपोज करो इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका ई कोलाई बैक्टीरिया लिया जिसको पहले N15 मीडियम में ग्रो करा। ये N15 मीडियम में ग्रो हुआ जाके, और ये रेड कलर का है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं N15 कंटेनिंग, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ जाके इन्होंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाके N14 वाले मीडियम में, और 20 मिनट बाद यहाँ पे फिर से एक रेप्लिकेशन प्रोसेस चली। और जब रेप्लिकेशन प्रोसेस चलेगी जाके फिर से जब N14 मीडियम में रेप्लिकेशन प्रोसेस चलेगी जाके 20 मिनट बाद लगभग, तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए जाके, और यहाँ पे ब्लू कलर वाले नए स्ट्रैंड्स बन गए जाके, ये डॉटर स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। अब हुआ कि जाके ये जो पुराने स्ट्रैंड्स थे N15 वाले वो तो रह ही रहे, हमें पता है कि वो रहेंगे क्योंकि अभी तो हम पढ़ ही चुके थे। और यहाँ पे N14 वाले ये नए स्ट्रैंड्स आ गए जाके, क्योंकि N14 मीडियम में रखा था, ठीक है, और ऐसे ही पुराने वाला इधर था। अब होगा क्या, हम लोग इसको फिर से देखेंगे जाके कि इन्होंने N14 में फिर से उसको रखा रहने दिया, और वही फिर 20-30 मिनट बाद जो भी है रेप्लिकेशन फिर से हुआ वहाँ पे, और हमारा फिर से जो स्टैंड से पुराने वाले वो सब अलग अलग होने लगे, और वहाँ पे नए स्टैंड्स बनने स्टार्ट हो गए जाके। तो देखो यहाँ पे ये पुराने स्टैंड्स हैं और उसके ऊपर ये नए स्टैंड बन रहे हैं। ये सबसे पुराने वाले जो पेरेंट वाले थे उनको मैं पहले बना रहा जाके, तो पहले पुराने वाले पेरेंट वाले हैं, और उसके बाद इस पे जो नए स्टैंड बनना स्टार्ट हो गए जाके। तो देखो ये जो रेड वाला है वो N15 वाला मीडियम का था, उसके बाद N14 है, फिर ये वाला N15 है, अब उसके ऊपर ये फिर से देखो N14 वाला बन रहा है जाके, क्योंकि अभी उसको N14 मीडियम में ही रखा गया जाके। अब ये देखो जो फर्स्ट जनरेशन वाले थे वो रखे स्टैंड्स मैंने, और उसके ऊपर ये सेकंड जनरेशन के जो नए स्टैंड्स बन रहे जाके वो भी बन रहे जाके, बट ये पुराना भी N14 वाला ही होगा जाके, क्योंकि वो भी N14 मीडियम में रखा था, और ये बाकी नए वाले भी N14 होंगे, मतलब ये ब्लू वाले सब N14 मीडियम में। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे देख रहे हो कि रेप्लिकेशन जैसे ही प्रोसेस हो रहा है, जैसे ही आगे बढ़ रहा है, तो N14 मीडियम कंटेनिंग वाले जो स्टैंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
जबकि N15 वाले लगभग डिसअपीयर हो रहे जाके कि पहले तो 4 में से 2 स्टैंड्स थे, अब देखो यहाँ पे क्या 8 हैं, 8 में से 2 स्टैंड्स हैं। तो वही है कि यहाँ पे ये तो डिसअपीयर होते जाके पर ये बढ़ते जाके हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, उसी की वजह से ये हो रहा है जाके। तो देखो ये तो दो साइंटिस्ट हैं, मेसेंसन और स्टाल ने, इन्होंने बैक्टीरिया पे करा था ये। अब बैक्टीरिया क्या है? हमारा एक प्रोकारियोट है, बट हमें इसको यूकारियोट पे भी ट्राई करना चाहिए ना। तो इसके लिए एक हमें दूसरे साइंटिस्ट मिले। ये कौन थे? इनका नाम था टेलर। तो ये जो टेलर है उन्होंने क्या करा? वीसिया फावा लिया। अब वीसिया फावा क्या है? ये हमारा एक यूकारियोटिक प्लांट है, ठीक है। अब ये एक यूकारियोट था, तो इन्होंने ये ट्राई करा इस पे वीसिया फावा पे, और वीसिया फावा पे फिर इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट करा जाके, बिल्कुल सेम था। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि ये इन्होंने टेलर ने हमारा यूकारियोट पे करा था, जबकि हमारा मिसेल्सन और स्टॉल ने हमारा बैक्टीरिया पे करा था।